नमस्कार। IND एनालिसिस आदिवासियों का आशीर्वाद किसे में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में मतदान हो चुका है। अब सारी कुछ जो नज़र है वो है 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को जिस तरह से वोटिंग हुई, अब जो निगाह है वो 3 दिसंबर को लेकर है, जिस तरह नतीजे आएंगे उस दिन। और अब तमाम सारे समीकरणों पर चर्चा हो रही है, बातचीत हो रही है। 2018 से 2023 की अगर तुलना की जाए तो कुछ मतदान प्रतिशत बढ़ा है। अब राजनीतिक दल इस बढ़े हुए मतदान प्रतिशत का अपने अपने तरीके से आकलन कर रहे हैं। वहीं इस चुनाव की अगर बात की जाए तो कई महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं इस चुनाव में देखने को मिली। वैसे भी मध्य प्रदेश में आदिवासियों को सत्ता की चाबी माना जाता है और आदिवासी जो वोट बैंक इस चुनाव में बढ़ा है। जब हम बात कर रहे हैं बढ़े हुए वोट बैंक की, तो उसमें एक फैक्टर ये भी है कि जो आदिवासी वोट बैंक है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ा है। और यही कारण है कि सभी की निगाहें इस आदिवासी वोट बैंक के गुणा गणित पर टिकी हुई हैं। बीजेपी कांग्रेस दोनों इस वोट बैंक को अपनी ओर बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में 47 सीटें आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित है। वहीं लगभग 30 जो सामान्य सीटें हैं, 30 से 35 सीटों को हम कह सकते हैं जहां पर आदिवासी वर्ग का असर होता है। यही कारण है कि बीजेपी कांग्रेस ने इस वर्ग को साधने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। खासतौर पर बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी ने 3 सालों से इस वर्ग को साधने में तमाम सारी कोशिशें की हैं, तमाम सारे कार्यक्रम चलाए हैं। इसीलिए बीजेपी को इस वर्ग से ज़्यादा भरोसा है। वही कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि जिस तरह से 2018 में उसे इस वर्ग का आशीर्वाद मिला, 2023 में भी उसको इसका फायदा मिलेगा। चर्चा में आज इसी पर हम बात करेंगे कि आदिवासियों का जो फैक्टर है और तकरीबन जो 47 सीटें हैं या 30 से 35 सीटों पर इनका असर, सामान्य जो सीटें हैं उस पर आदिवासियों का असर होता है। और यही जो गुणा गणित है अपने अपने तरीके से जिस तरह से प्रोडक्शन किया जा रहा है कि आखिर जिस ओर ये वर्ग चला जाएगा, आदिवासी वर्ग चला जाएगा, मुझे लगता है कि सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने में उसे महत्वपूर्ण जो मदद मिलेगी। क्योंकि अगर देखा जाए 2008 में भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिला और तकरीबन 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी को इस 47 सीटें हैं जो आदिवासी वर्ग की वो मिली। 2013 की अगर हम जब बात करते हैं तो 2013 में भारतीय जनता पार्टी को 31 सीटें मिली थी। लेकिन 2018 में ये अंतर बदल गया, जहां पर 2018 में कांग्रेस को 30 सीटें मिली और उसने कहीं ना कहीं सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 16 सीटें ही मिली थी। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि क्या कुछ गुणा गणित रहने वाला है। और चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं, तारुफ करा देते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जी। गौरव जी, स्वागत करता हूं आपका। हमारे साथ में है शिवम शुक्ला जी, मीडिया पैनलिस्ट भारतीय जनता पार्टी। स्वागत है शिवम जी आपका। और हमारे साथ में है अमित तावेरी जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस। स्वागत है अमित जी आपका भी। सबसे पहले अमित जी मैं आपके पास में आता हूं। अगर जिसका जिक्र आज हम कर रहे हैं अपनी चर्चा में, हालांकि ये भी बिल्कुल सही है कि 17 नवंबर को जिस तरह से मतदान हुआ, वोट डाले गए और 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे, उसके पहले हम तमाम तरह की एनालिसिस, तमाम तरह की विश्लेषण कर रहे हैं कि 3 दिसंबर तक पहुंचने के लिए आज चर्चा जिस तरह से आदिवासी फैक्टर को लेकर है। 2018 में आपको इसका फायदा मिला और आप सरकार के बिल्कुल नज़दीक पहुंचे, भले 1-2 सीटें कम रह गई। लेकिन मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि अगर अब देखा जाए 2023 में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने तकरीबन 3 से 4 साल में जिस तरह से इस वर्ग को फोकस किया, और चाहे राष्ट्रपति जी की बात कर ली जाए या फिर मध्य प्रदेश की जब बात करते हैं तो तमाम महापुरुषों को लेकर उन्होंने जिस तरह से कवायद की, रेलवे स्टेशन का नाम बदला, गौरव दिवस मनाया गया। कांग्रेस अब भी दावा कर रही कि नहीं, ये वर्ग आपके साथ में आएगा। इसके पीछे की वजह क्या है? क्या ऐसा कांग्रेस ने किया इन समय में कि इसको लगता है कि नहीं, 2018 में जिस तरह से आशीर्वाद मिला था वैसा ही आशीर्वाद 23 में मिलेगा? देखिए राजेश जी, मुझे लगता है कि 3 तारीख तो सिर्फ एक तारीख है और औपचारिकता मात्र है।
बहुत कम ऐसे चुनाव होते हैं जब जनता 6 महीने पहले मन बना लेती है। और ये आपने भी देखा है, हमने भी देखा है कि ये मध्य प्रदेश का जो चुनाव है, ये कई महीनों पहले मध्य प्रदेश की जनता ने मन बना लिया था। अब रही बात आदिवासी वर्ग की, हम बात करें तो 2018 में भी आप देखिए कि 2014 से इनकी डबल इंजन की सरकार चल रही थी, ये नारा देते थे और आदिवासियों के हितों की बहुत बातें करते थे। लेकिन 2018 में जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, उनका आशीर्वाद हमको मिला। अब बात होती है कि आपने राष्ट्रपति बना दिए, बहुत अच्छी बात है, आपने स्टेशन का नाम रख दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इससे जो बिल्कुल दूर अंचल में जो है हमारा डिंडोरी मंडला में रहने वाला आदिवासी वर्ग, झाबुआ में हो, अलीराजपुर में हो, उसको क्या मिला? उसको तो मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं। आज यदि मैं कांग्रेस का दलित वर्ग का कार्यकर्ता हूं और आज यदि मैं आपके चैनल पे बैठ के बात कर रहा हूं, फोन है मेरे पास, अच्छे कपड़े हैं, एक कार है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मध्य प्रदेश में सारे दलित भाई बहनों की स्थितियां ऐसी हों। तो मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसा नहीं मानता कि यदि कोई किसी समाज का या वर्ग का व्यक्ति कहीं उच्च स्तर पर बैठा हो तो उससे आम जन को भी उसका लाभ मिले। सरकार को एक बहुत लंबा समय दिया था हर वर्ग ने, 4 बार मुख्यमंत्री बनाया शिवराज सिंह चौहान साहब को, लेकिन मध्य प्रदेश की जो तस्वीर सामने आई, आपने देखा कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सीनियर विधायक, उनके प्रतिनिधि ने किस तरीके से उस आदिवासी भाई के ऊपर शर्मनाक घटना करी थी, जो कि दुनिया भर में हमारा सर जो है शर्म से नीचे हो गया था। तो ये इस तरीके की तमाम, और आप आंकड़े भी यदि देखेंगे 2003 से लेके 2000 हम अभी बात करें 2023 तक की, तो कभी भी कोई एक ऐसा साल नहीं रहा जब मध्य प्रदेश जो है पूरे देश में आदिवासी अत्याचार में प्रथम 5 पर ना रहा हो। ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं, ये कोई प्रदेश कांग्रेस के आंकड़े नहीं है और ये कोई किसी पार्टी के नहीं है, ये दिल्ली का जो गृह मंत्रालय है उसके एनसीआरबी के आंकड़े हैं। तो आदिवासियों को जो मूलभूत आवश्यकताएं देनी थी, उनके क्षेत्र में अच्छे स्कूल नहीं बना पाए आप, उनके पानी पीने के पानी की व्यवस्थाएं नहीं हो पाई। अभी आप देखिए कि आज की कल की घटना है, मेरे जिले में जो अशोकनगर है वहाँ पे एक मुंगावली विधानसभा है और वहाँ पे ये पूछकर कुएं से पानी भरने दिया जा रहा है कि ये बताओ कि तुमने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है या नहीं दिया है, कसम खाओ, उसके बाद कुएं से पानी भरने देंगे। ये आज की सभी चैनलों पर ये खबर चल रही है। तो जब ऐसी स्थिति होगी तो आप खुद कल्पना करिए कि जो सरकारी विज्ञापनों में दिखता हो या बड़े बड़े फ्लैक्सों में दिखता हो, या आप कलेक्टरों को टारगेट करके, परिवहन अधिकारियों को टारगेट करके भीड़ जो बुला लेते हो आप कि आदिवासी महाकुंभ है, अमित जी आता हूं दोबारा। आपका दावा है कि ये वर्ग एक बार फिर आप पर विश्वास करेगा, आपको आशीर्वाद देगा। सीधे शिवम शुक्ला जी के पास में आता हूं। शिवम जी, क्या भारतीय जनता पार्टी क्या प्रोडक्ट कर रही है? हालांकि 2000, फिर वही जिक्र करूंगा कि 2018 में ये वर्ग आपसे छिटका था, 2008 में आपको फायदा मिला, 13 में फायदा मिला और सत्ता पर भारतीय जनता पार्टी लगातार काबिज रही। ऐसा क्या माना जाए 23 में कि नहीं, ये वर्ग का विश्वास भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ा और अब उसका आशीर्वाद उसे मिलेगा? देखिए, सबसे प्राथमिक चीज यह है कि अभी अमित जी कह रहे थे कि राष्ट्रपति जी उस पद पर पहुंचे, उससे जो असामान्य आदिवासी है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे तो बड़ी संख्या में जब राहुल गांधी जी बात करते हैं कि ओबीसी वर्ग के सचिवों की संख्या में अभाव है, उससे आईएएस पीसीएस नहीं बन रहे, तो क्या उनको बनाने से आदिवासी वर्ग या अनुसूचित जाति का जो वर्ग है उसकी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होना है। लेकिन एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जब उन समाज का व्यक्ति वहां तक पहुंचता है तो उन लोगों के अंदर एक विश्वास आता है कि देश की जो भी डिसीजन मेकिंग है उसमें उनकी हिस्सेदारी है और उनका एक स्टेक है वहां पर, जहां वो अपनी बात रख सकते हैं और वहां पर कोई ऐसा व्यक्ति आसीन है जो उनके हितों के बारे में सोचेगा, जो आवश्यकता पड़ने पर उसमें इंटरवीन करेगा। तो राष्ट्रपति जी के बारे में कम से कम राजनीतिक लाभ लेने के लिए उनका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, हमने पिछले चुनावों की बात करी। पिछले चुनावों में मध्य प्रदेश को कांग्रेस पार्टी ने वर्ग संघर्ष की आग में झोंकने का काम किया था। हमने देखा कि सवर्णों और अगड़ों और पिछड़ों की लड़ाई कांग्रेस पार्टी ने पूरे प्रदेश में चलाने का काम किया, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ वर्ग भारतीय जनता पार्टी से इनके बहकावे में आकर के इनकी ओर मतदान किया। लेकिन फिर जैसे ही कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई
तो इनके पूरे चरित्र को जनता के सामने हमने एक्सपोज होते हुए देखा। यह लोग जब सरकार में थे, आदिवासियों का बजट 600 से 700 करोड़ रुपए बना करके रखते थे। 657 करोड़ रुपए के आसपास दिग्विजय सिंह के समय हुआ करता था। आज हमारी सरकार है, आदिवासी वर्ग के कल्याण के लिए हमारी सरकार की ओर से जो बजट आवंटित किया जाता है वह 37,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। अभी भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती के अवसर पर ही प्रधानमंत्री जी ने झारखंड से एक विशेष योजना लागू की, जिसमें यह बात कर रहे थे कि वो आदिवासी जो सुदूर अंचलों में है उनकी समस्याएं कैसे हल होंगी। तो इसी प्रकार के जो बहुत ही ज्यादा वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनको टारगेटेड यह स्कीम चलाई गई हमारी सरकार के द्वारा, जिसके माध्यम से हम जब अमृत काल में है, हम 2047 तक विश्व के उत्कर्ष प्रदेश को ले जाने का लक्ष्य रखते हैं, तो उसमें आदिवासी वर्ग की एक महती भूमिका सुनिश्चित हो, इस दिशा में हमने प्रयास किया। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, आदिवासी वर्ग के वर्तमान और भविष्य की चिंता तो छोड़िए, इन्होंने उनके अतीत को बुलाने का काम किया। आक्रांताओं और मुगलों का इतिहास पढ़ाते रहे। आदिवासी वर्ग के महानायक, राष्ट्र नायक, जिन्होंने इस राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, उनको न तो इतिहास में स्थान दिया गया, न उनका कोई सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इस देश में आजादी के बाद से हो पाया। यह तमाम चीजें पुनर्स्थापित करने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। पेशा जैसा महत्वपूर्ण कानून जिसको इन्होंने 75 वर्षों तक लंबित रखा, उसको हमारी सरकार ने इंप्लीमेंट करके दिखाया। और आदिवासियों की जो सबसे बेसिक मांग है, जंगल और जमीन का अधिकार। लेकिन शिवम जी, ठीक है, अगर देखा जाए 2.5-3 सालों में देखा जाए जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, लेकिन 2018 में क्या मानती है भारतीय जनता पार्टी की, ऐसा क्या हुआ कि ये वर्ग जो लगातार आपको मिलता रहा, इसका फायदा 29 सीटें मिली, फिर मुझे लगता है कि 13 की बात करते हैं तो 31 सीटें थीं, फिर ये चीज़ बदला। तो ऐसा क्या रहा कि ये वर्ग को भारतीय जनता पार्टी सहेज के नहीं रख पाई? देखिए, सबसे प्राथमिक चीज थी, जैस नाम का एक संगठन आया, जिसमें जो मालवा और निमाड़ का एक बड़ा आदिवासी अंचल है, उस क्षेत्र में उसका प्रभाव था। कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ, उनके कुछ जो पैरोकार थे उनके साथ गठबंधन किया और वहां पर अपनी वर्ग संघर्ष की राजनीति को बखूबी आगे बढ़ाया। लेकिन फिर आदिवासी वर्ग ने देखा कि कांग्रेस जब सत्ता में आ गई तो सबसे पहले उनके वही जो पैरोकार बने थे वही कई धड़ों में बट गए, किस प्रकार से वो छिन्न भिन्न हुए। उन्होंने आदिवासी हितों को ताक पर रखते हुए कमलनाथ जी की सरकार में हमने देखा कि रायसेन में जब एक अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति के द्वारा आदिवासी परिवार को जला दिया जाता है, तो पूरी सरकार गौरव चतुर्वेदी साहब से कमेंट से ले लेता हूं। आदिवासी समाज ने गौरव चतुर्वेदी जी के पास में आता हूं। गौरव जी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि बहुत डिसाइडिंग फैक्टर सरकार में होता है आदिवासी वर्ग, क्योंकि 47 सीटें आती है और सिर्फ 47 सीटें नहीं है, ये पहुंचकर आंकड़ा देखा जाए तो 85-90 के आसपास पहुंच जाती है। मेरा सीधा सा सवाल इस बात को लेकर कि 2018 में जिस तरह से कांग्रेस को फायदा मिला और भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं ये माना कि ये वर्ग जो हमसे खिसका है उसको कैसे रिकवर किया जाए, वो तमाम सारी जो कवायद की गई, क्या लगता है कि ये जो कवायदें हैं भारतीय जनता पार्टी की, वापस ये वर्ग इनके तक पहुंचेगा, या फिर कांग्रेस जिस तरह से कह रही है कि नहीं, जिस तरह से 18 में हमें आशीर्वाद मिला हमें 23 में भी मिलेगा? देखिए राजेश जी, अगर बात करें किसी भी वर्ग की, आदिवासी नहीं, मैं सामान्य वर्ग, महिला वर्ग, युवा वर्ग की भी बात कर रहा हूं, अगर इनके सामाजिक स्तर को उठाने का आप अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसका कितना उन पर असर होता है, पहली चीज ये है। और दूसरा है कि महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी, इन तीन का इम्पैक्ट क्या पड़ता है। किसी के स्तर को उठाने के लिए आप सामाजिक स्तर उठाने का प्रयास तो करें, आप उसे वो चीज देने की बात करें, लेकिन जो उसकी मूलभूत आवश्यकता है, जैसे नौकरी मूलभूत आवश्यकता है, स्वास्थ्य मूलभूत आवश्यकता है, उसके बाद उसके दैनिक खर्चे आवश्यक हैं, अगर उनमें कहीं कोई एक अंतर सा नजर आता है सामाजिक स्तर में और महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी के ब्लॉक में अगर कोई बड़ा अंतर नजर आता है तो वोट उस हिसाब से शिफ्ट होता है। अगर सरकार ने सामाजिक स्तर को उठाया है तो क्या गरीबों की वो महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी दूर करने में की दिशा में सफल हुई? अगर सफल हुई है तो ये वोट भाजपा को मिलेगा। अगर सफल नहीं हुई है तो जो वोट कांग्रेस के पास था वो कांग्रेस के पास रहेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को क्या वो समय पर पूरा कर पाए, और अगर वो उसे समय पर पूरा कर रहे हैं तो यकीन मानिए कि फिर ये बीजेपी के साथ। चलिए अमित जी के पास में आता हूं। अमित जी, जिस तरह से शिवम शुक्ला जी भी कह रहे हैं, और ये सही भी है कि 2018 में कहीं ना कहीं जेएस जैसा संगठन चुनाव के ऐन वक्त पर आपके साथ आया। हालांकि इस चुनाव में भी चर्चा थी कि चुनाव आते आते ये वर्ग भी आपके साथ आ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
क्या लगता है कि यही फैक्टर एक था कि जैसे जैसा संगठन आपसे जुड़ गया और फिर आप उस संख्या तक पहुंचे, 30 सीटें जो आपको मिली थी, अब वो नहीं है? ये चैलेंज इस बार रहेगा कांग्रेस की तरफ से, बिना उसके आप कह रहे हैं कि हम बेहतर हमारा परफॉर्म करेगी कांग्रेस आदिवासी बेल्ट पर? देखिए, 2018 की जैसे आपने बात करी है, तो जैसे कि एक आम जन भावना है मध्य प्रदेश में, वैसी आदिवासी हमारे भाई बहनों में भी है कि 2018 के चुनाव में हमने कांग्रेस की सरकार के लिए मतदान किया था। अपना आशीर्वाद जो है वो हमने कमलनाथ जी को दिया था, लेकिन हमारे वर्ग का अपमान किया भारतीय जनता पार्टी ने और एक चलती हुई सरकार को किस तरीके से गिरा दिया गया, ये भावना एक हमारे आदिवासी भाई बहन में है। क्योंकि मैं भी घूमा हूं, मैं जहां, लेकिन वो तो कहते हैं कि आप अपने अंतरकलह से आपकी सरकार गिरी। देखिए, अब वो तो कहने को तो वो कुछ भी कह सकते हैं और ये तो लोकतंत्र है, सभी को अपनी बात रखने का हक है। लेकिन ये आप भी जानते हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी बैठे हैं और शिवम मेरे छोटे भाई हैं, उस समय वो हमारे साथ थे, वो भी जानते हैं कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो ये सारी चीजें जो हैं ये क्यों हुई, किस कारण हुई, सत्ता की लोलुपता किस कदर हावी थी, ये आप और हम सभी लोग जानते हैं। और इसलिए मैं कहूंगा कि आदिवासी भाई बहनों का आशीर्वाद हमको मिलेगा, क्योंकि वो, जैसे कि चतुर्वेदी जी ने कहा, बिल्कुल सही बात है। आप देखिए, मध्य प्रदेश में जो बैकलॉग के पद हैं, आखिर वो नहीं भरे जा रहे, ये हमारे आदिवासी भाई बहन भी जानते हैं। और इनको बनाने की बात हुई, उनको बनाने की बात हुई, हमने इनको बना दिया। तो हमारे यहाँ तो कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया साहब थे, जमुना देवी जी को हमने डिप्टी सीएम बनाया, उमंग सिंघार जी हमारे मंत्री थे। आप देखिए कि इनके यहाँ आदिवासी भाई बहनों को क्या सम्मान मिलता है। विजय शाह जी मंत्री रहते हुए जब अमित शाह जी जबलपुर आए थे तो उनको उनके मंच पर नहीं चढ़ने दिया गया था, उनको अपमानित करके वापस जाना पड़ा था। तो ये स्थितियां भारतीय जनता पार्टी में हैं और ये नया जमाना है। अब आदिवासी भाई बहन भी समझता है कि उनका जो वास्तविक हितैषी है आखिर कौन है। तो हमको पूरी उम्मीद है, जब आप 3 तारीख को देखिए, 3 तारीख बहुत दूर नहीं है, मैं भी बैठूंगा, आप भी बैठेंगे, सभी लोग बैठेंगे और ये देखेंगे कि किसको आशीर्वाद। चलिए आता हूं अमित, दोबारा आपके पास में आऊंगा। शिवम शुक्ला जी जवाब दे दीजिए, फिर मेरा सवाल आएगा जी। देखिए, सबसे प्राथमिक चीज है, यह भी जिन आदिवासी नेताओं का नाम गिना रहे थे उनको पिछले कई वर्षों से कमलनाथ जी के नेतृत्व में किस स्तर पर उपेक्षित किया गया है। कांतिलाल भूरिया जी जो स्वयं कभी क्लेमेंट हुआ करते थे मुख्यमंत्री की पोस्ट से, अगर आज कांग्रेस पार्टी इतनी आदिवासी वर्ग की हितैषी है तो कह दे कि हमारे जो भूतपूर्व अध्यक्ष हैं कांतिलाल भूरिया जी हमारे मुख्यमंत्री के चेहरे भी होंगे, लेकिन वह नहीं देंगे। सिर्फ और सिर्फ यह बिस्किट पकड़ाने की आदत जो कांग्रेस पार्टी की रही आदिवासी नेताओं को, वह भली बात समझता है आदिवासी समुदाय। उन्होंने समझा है कि अगर वास्तविक सशक्तिकरण किसी के द्वारा किया गया है तो भारतीय जनता पार्टी है। उनके अतीत को सम्मान देने की बात हो, भविष्य की एक सुनहरी नींव की तैयार करने की बात हो। हमने देखा कि आदिवासी अंचलों में किस स्तर पर शालाएं खोली गई, वहां पर कई सारी ऐसी विकास उन्मुखी योजनाएं लागू की गई, चाहे वह नल जल योजना हो या फिर इसके साथ ही साथ तेंदुपत्ता के संग्रहण के लिए जो हमारी सरकार ने अभी वर्तमान में भी वादा किया है कि अगर हम फिर से सत्ता में आए तो प्रत्येक बोरा 4100 रुपए में खरीदा जाएगा। तो यह तमाम चीजें आदिवासी वर्ग को सीधे तौर पर प्रभावित कर चुकी है और आदिवासी वर्ग ने अपने मत का सकारात्मक तरीके से प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में किया है। जब भी मतपेटी खुलेगी तो हम देखेंगे कि आदिवासी अंचल में भारतीय जनता पार्टी लगभग क्लीन स्वीप की स्थिति में रहेगी और प्रचंड जनादेश में सबसे ज्यादा भूमिका आदिवासी जो वर्ग के लिए आरक्षित सीटें हैं उनमें से रहेगी और स्वाभाविक तौर पर प्रदेश स्तर पर भी बड़ी संख्या में आदिवासी वर्ग। चलिए इस फैक्टर पे भी आऊंगा, सीधे गौरव जी के पास में आ जाता। गौरव जी, आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि अगर खासतौर पर जेएस और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जैसे संगठनों की अगर हम बात करें, बिल्कुल ये सही है कि 18 में कांग्रेस को इसका फायदा मिला था, लेकिन अब अलग नजर आई। जेएस की बात कर लें या गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की हम बात कर लें, ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर होगा अगर इसको देखा जाए कि आखिर किस तरह से इसका ट्रेंड जाता है। नहीं, स्वाभाविक तौर पर अगर हम देखें, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जब से उदय हुआ है और जब भी मध्य प्रदेश में कोई छोटा दल का उदय होता, चाहे वो जेएस हो, भारतीय जनशक्ति पार्टी रही हो या इवन बसपा हो या सपा हो, भले राष्ट्रीय दल के तौर पर हो, लेकिन इनकी जो मध्य प्रदेश में हैसियत है वो हैसियत छोटे दल के तौर पर होती है और हमेशा छोटे दल सिर्फ वोट काटने का काम भर कर पाते हैं। एक आध 2 जगह पर उनको सफलता जरूर मिल जाती है, लेकिन वो मूलतः रहते वोट काटने वाली स्थिति में है। ऐसी स्थिति में देखना होगा कि जेएस जिस ट्रेंड पर पिछली बार साथ में थी, इस बार अलग होकर कहीं दोस्ताना संबंध तो नहीं निभा रही, एक चीज। नंबर 2, राजेश जी, एक सबसे बड़ी जो
मैं समस्या को फील कर रहा हूँ। आदिवासी वर्ग में, खास करके आदिवासी वर्ग में और दलित वर्ग में, जो शहरों में रह रहे हैं वो तो फिर भी अपनी स्थिति को बहुत अच्छे तरीके से जान रहे हैं, लेकिन आदिवासी वर्ग में कई मतदाताओं को अपने प्रत्याशी का नाम नहीं पता है। वो सिर्फ चुनाव चिन्ह के आधार पर वोट देते हैं। अब ये देखना होगा कि वहां पर दोनों दलों में से किस पार्टी ने अपने चुनाव चिन्ह को वहां पर आम मतदाताओं के मन में बिठा दिया। अगर वो सफल रहे इस मामले को लेकर के तो वो पार्टी वहां पर चुनाव जीतेगी, और जयस और गोंपा जैसे दल सिर्फ वोट काटेंगे या सरकार बदलने में एक भूमिका निभाएंगे। गौरव जी, एक फैक्टर और जिस तरह से नजर आया 17 नवंबर को, जिस तरह से वोटिंग के बाद अगर परसेंटेज की बात करें तो ये भी है कि इन सीटों पर, जिन 47 सीटों का हम जिक्र कर रहे हैं, कि यहाँ पर वोट परसेंटेज भी बड़ा है और तकरीबन 19 ऐसी सीटें हैं जहाँ पर 80% के आसपास वोटिंग हुई है। तो क्या है ये, अगर इसका इक्वेशन देखा जाए तो किस तरह से नफा नुकसान में देखे दोनों के लिए? देखिए, पूरी राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था का असर पूरे देश पर और समाज पर एक जैसा पड़ता है। अब उसको दबाने के लिए, उसकी नाराजगी को कम करने के लिए सरकार उनके जीवन स्तर को उठाने का काम तो करती है, लेकिन मैंने आपसे फिर वही कहा कि जीवन स्तर और मूलभूत आवश्यकताओं, जब दोनों के बीच में डिसबैलेंस होता है, अगर एक मूलभूत आवश्यकताएं कम होंगी तो सरकार के खिलाफ वोट होगा, और अगर मूलभूत आवश्यकताएं से नीचे सामाजिक स्तर उठाने की बात हो जाती है तो सरकार के खिलाफ वोट होगा। तो ये दोनों चीजों का जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस सरकार को बनाने बिगाड़ने में भूमिका अदा करता है। छोटे दल कोई बहुत ज्यादा भूमिका नहीं निभा पाते, किसी जगह पर तो वो 1500 वोट ला पाते हैं, लेकिन किसी सीट पर वो 35,000 40,000 के करीब वोट लाकर एक कैंडिडेट भी जिता लाते हैं। चलिए, बेहतर बात गौरव जी कह रहे हैं। सीधे अमित जी के पास में आ जाता हूं फाइनल कमेंट्स के लेकर। अमित जी, पिछली बार 31 सीटें थीं, इस बार कांग्रेस कितना लेके आ रही है? क्या प्रोडक्शन है आपका? क्योंकि फिर मैं कहूंगा कि जयस का सपोर्ट नहीं है इस बार आपके पास। देखिए राजेश जी, आप सीनियर पत्रकार हैं, और इस देश में जब आजादी के बाद पहली सरकार बनी और उसके बाद जितने भी दल आए तो सब में ये भविष्यवाणी की गई कि ये कांग्रेस के वोट काटेंगे, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, या और भी जितनी भी पार्टियां आई। लेकिन जनता के आशीर्वाद से आज भी हम जैसे कार्यकर्ता आपके चैनल पर बैठे हैं और पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो 2018 में हमको आशीर्वाद मिला था, उससे भी कहीं ज्यादा आशीर्वाद आप देखिएगा 3 तारीख को आदिवासी भाई बहनों का हमको मिलने जा रहा है। चलिए शिवम, फाइनल कमेंट्स। देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, 45 कुल आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित सीटें हैं, उसमें से इस बार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कम से कम 35 से 40 सीटें जीतेगी। हमारे विकास कार्यों को आदिवासी वर्ग ने नजदीकी के साथ देखा है और स्वाभाविक तौर पर उसी के अनुरूप मतदान भी किया है। तो हम इस बात के लिए बेहतर तरीके से आशान्वित हैं कि आदिवासी वर्ग अपना विश्वास जो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कायम रखता था, कमल के निशान पर कायम रखता था। अभी गौरव जी चिन्ह की बात कर रहे थे, तो आदिवासी वर्ग ने सिर्फ और सिर्फ कमल के निशान को देखा है और उसी के सामने जाकर के अपने मत की मुहर लगाने का काम किया है। चलिए, तो 3 दिसंबर को ये फाइनल होगा, ये सामने होगा कि ये वर्ग है जिन सीटों का जिक्र आज हम अपने विश्लेषण में, अपने एनालिसिस में कर रहे हैं कि ये वर्ग किस ओर जाता है। और बिल्कुल ये भी सही है कि जिस ओर ये वर्ग चला जाएगा, जिस ओर ये शिफ्ट हो जाएगा, निश्चित तौर पर जो सत्ता का सिंहासन है उसका और सत्ता से तक पहुंचने का जो रास्ता है ये और सुगम और आसान बना देगा ये वर्ग। तीनों मेहमानों का यहाँ पर मैं धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। तो कुल मिलाकर इंतज़ार है 3 दिसंबर का, लेकिन उससे पहले जो तमाम तरह का आकलन है, जो तमाम तरह का प्रोडक्शन है, गुणा गणित है, उस पर लगातार चर्चा हो रही है। वोट परसेंटेज बढ़ा, उस पर भी चर्चा है। आदिवासी वोट बैंक किस ओर शिफ्ट होगा, इस ओर भी चर्चा है। और ये भी चर्चा है कि जो सत्ता की चाबी है वो आदिवासी वर्ग के पास होती है। देखना होगा कि इस चाबी से किस राजनीतिक दल का ताला खुलता है और वो सत्ता के सिंहासन तक पहुंचता है। IND एनालिसिस में बस इतना ही। ID 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।